हेलो स्टूडेंट, हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे और उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट रह गया था, डी ब्लॉक एलिमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो डेफिनेशन आपको बताई गई है उसमें मैंने बताया है, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n माइनस, अंतिम मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 कोष के, मतलब n-2h सेल के f सब सेल में एंटर करते हैं, उसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। डेफिनेशन आप पीछे भी समझ चुके हैं, पीरियड टेबल मैंने बताई है। ये याद रखेंगे, 6 पीरियड में लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर है 58 से लेकर के 71, इनको एक सीरीज में रखा गया है। पीरियोडिक टेबल के मेन पार्ट में पोजीशन नहीं दी गई है, जिन्हें कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज। सेम 7th पीरियड में एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट, एक्टिनियम होता है AC 89 एटॉमिक नंबर, इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं 90 से लेकर के 103 तक, इन्हें भी पीरियड टेबल के मेन पार्ट में पोजीशन नहीं दी गई है और इन्हें कहा गया है एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट आप समझ गए होंगे किसे कहा मैंने। और ये याद रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं लैंथेनाइट में, और एक्टिनाइट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5f में जाते हैं लास्ट वाले। लेकिन इसमें एक ऐसा एलिमेंट भी है थोरियम, जिसमें इलेक्ट्रॉन f में नहीं जाते हैं, ऐसा बताया। कुछ बुक वाले कहते हैं f में जाते हैं, कुछ वाले कहते हैं नहीं जाते। तो क्वेश्चन यही बन जाता है, 5f में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं जाते, लेकिन एलिमेंट से वो प्रॉपर्टी दिखाता है लैंथेनाइट से, इसीलिए उसको भी लैंथेनाइट का मेंबर कहते हैं, भले इलेक्ट्रॉन ना जाए तो भी। तो ये आप याद रखेंगे कि मैंने क्या बताया। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन आप कर ही लेंगे। अब हम लोग आते हैं किस पर, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत सी प्रॉपर्टी जिसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, अलग से पूछा जाता है। तो ये याद रखेंगे, लैंथेनम के बाद के जितने एलिमेंट हैं 14, आपको याद करने की ट्रिक भी बताई गई है। सीरिया प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर समस्त यूरोपीय तालिबान डाई होगा अगर टीम अब लौटे ना करके। तो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जो 14 एलिमेंट्स हैं, इसमें धीरे धीरे करके साइज जो होता है डिक्रीज करता है किसी भी सीरीज में, अर्थात जो हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने पर साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो जो टोटल डिक्रीजमेंट होता है इन लैंथेनाइट सीरीज, उसी को हम लोग कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि एक ही ग्रुप के जो मिनरल्स हैं, जैसे जर्कोनियम और हैफनियम के जो आयन होते हैं, इनकी आयनिक रेडियस अप्रॉक्स में सेम होती है, और आयनिक रेडियस अप्रॉक्स में सेम होने की वजह से ये जो होते हैं मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर होते हैं, तो इनको सेपरेट करना इनके मिनरल से टफ होता है। मतलब जर्कोनियम और हैफनियम के जो आयन होते हैं, इनकी त्रिज्याएं लगभग सेम होती हैं, समान होती हैं, जिसके कारण इनको खनिज से पृथक करना क्या होता है, कठिन होता है। और ये याद रखेंगे कि डी में आपने पढ़ा था 3D, 4D एंड 5D। तो 4D सीरीज के एलिमेंट 5D सीरीज वालों से ज्यादा सिमिलरिटी दिखाते हैं। क्यों? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनके साइज अप्रॉक्स में मोस्ट सिमिलर हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर 4D वालों के 5D वालों के साथ सिमिलर दिखते हैं। किसके कारण? लैंथेनाइट के कारण। किसकी तुलना में? जब हम लोग बात करते हैं लैंथेनाइट संकुचन की, तो 3D की तुलना में 4D सीरीज के कैरेक्टर 5D से अधिक सिमिलरिटी दिखाता है लैंथेनाइट संकुचन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये जरूर याद रखेंगे आप, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है। जब श्रेणी में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या धीरे धीरे क्या होती है, घटती है, और जो कुल त्रिज्या में कमी होती है उसी को हम लोग कह देते हैं लैंथेनाइट संकुचन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आप बात समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ रिएक्शन की बात और कर लेते हैं टॉपिक को। हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं? तो MnO2 जो है पायरोलुसाइड ओर्स होता है, इसमें हम लोग KOH मिलाते हैं फर्स्ट स्टेप में, और जब KOH मिलाते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नाइट बनाता है, K2MnO3 H2O निकालता है। अब ये जो मैग्नाइट है इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं। मैंने रिएक्शन नहीं बैलेंस की, रिएक्शन आप बैलेंस कर लेंगे, केवल मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, रिएक्टेंट लिख रहा हूं। पोटेशियम मैग्नेट बना लेता है। अब क्या होगा, पोटेशियम मैग्नेट जो है इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया गया,
तो KMnO4 K2MnO4 का KMnO4 में ऑक्सीडेशन कर देता है और कुछ के Cl के साथ एसिड निकाल देते हैं। जैसे बैलेंस करने का मतलब इससे था कि जब ऐसे आप यहाँ 2 करेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, और इसमें आपको दिख रहा है यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, और इस रिएक्शन को आप देख रहे होंगे बैलेंस फॉर्म में लिखी है। तो इस तरह से KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है पायरोलुसाइड और से, पायरोलुसाइड एस से कैसे प्राप्त करते हैं, पहले पायरोलुसाइड MnO2 जो होता है इसका मैंगनीज का और होता है, एस होता है, KOH मिलाते हैं, पोटेशियम मैग्नाइड मिलता है, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिक्स करते हैं जैसे क्लोरीन, तो पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट में ऑक्सीडाइज हो जाता होगा। ये तो हुई प्रिपरेशन की बात। अब आप ये याद रखेंगे जो KMnO4 है, KMnO4 की 3 कंडीशनें हैं। एक जैसे H2SO4 के साथ हमने पढ़ा, एक हम लोगों ने KOH के साथ पढ़ा, और एक हम लोगों ने न्यूट्रल कंडीशन में पढ़ा। तो आप ये याद रखेंगे कि तीनों ही कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिड की बात करते हैं, यहां पर Mn2+ में कन्वर्ट होता है जो सल्फेट के साथ मैग्नेस सल्फेट निकाल देता है, और कुछ HO के साथ H2O निकाल देते हैं, K क्या निकाल देता है, K2SO4 रिमूव कर देता है, और इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है जो ये बताती है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन उपस्थित है। सेम इसमें क्या बनता है, इसको बेयर अपकर्मक भी कहते हैं। KMnO4 का जो 1% एल्कली सोल्यूशन होता है, 1% क्षारीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, बेयर अपकर्मक। ये पोटेशियम मैग्नेट को पर मैग्नेट को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है, OH H2O निकाल देगा, नेसेंट ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन। सेम वही इसमें MnO2 बनाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, और कुछ क्वांटिटी में KOH एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तीनों में आपको दिख रहा होगा कि नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है जिसके कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम करते हैं। हम लोग आते हैं इसमें तुल्यांकी भार पूछता है KMnO4 का अम्लीय माध्यम में, तो अणु भार आप निकालेंगे मोलर मास 158 आएगा, और यहां पर आप वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे अगर, तो आपको चेंज दिख रहा होगा 5 का, तो इक्विवेलेंट मास इसमें अलग आएगा। इसमें आप अगर चेंज निकाल रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा 1 का, तो इसमें इक्विवेलेंट मास अलग आएगा, और इसके लिए आप देख रहे होंगे कि जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ रहा है, 3 का, तो इसमें कंडीशन अलग है। तो तीनों के तुल्यांकी भार अलग है, इक्विवेलेंट मास अलग है। अम्लीय माध्यम में आपको दिख रहा होगा 158/5 क्यों किया, इसमें 158/1 क्यों किया, इसमें 158/3 क्यों किया। तो ये आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। अब अम्लीय माध्यम जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है, तो आप ये याद रखेंगे जैसे अभी हम लोगों ने लिखा KMnO4 का जो अम्लीय माध्यम है H2SO4 के साथ, ये MnSO4 मैग्नेस सल्फेट बनाता है, कुछ क्वांटिटी में K2SO4 रिलीज करता है, कुछ HO के साथ H2O निकाल देता है, और नवजात ऑक्सीजन मिलती है। वैसे अगर इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी फेरस सल्फेट के सोल्यूशन से FeSO4, तो फेरस सल्फेट का अगर सोल्यूशन है तो क्या होगा, स्वयं का रिडक्शन करेगा, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं यही मेन रिएक्शन है, MnSO4 बनाएगा, Fe का चार्ज यहां निकालोगे 2 आएगा, Fe पर 2+ भी होता है 3+ भी होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा 3+ में, और वो सल्फेट के साथ क्या बना लेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइज। आप पता है कि सल्फेट के साथ कैसे रिएक्शन कराएंगे, इस तरह आपने पीछे सीखा होगा, मैंने बेसिक में पढ़ाया इसे। और कुछ K2SO4 निकल गया, कुछ क्या निकाल दिया इसने, H2O, मतलब एक इसका स्वयं का रिडक्शन होगा तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Fe का ये क्या करा रहा, ऑक्सीडेशन। सेम इसी तरह मैंने ये करा दिया, KMnO4 है, अगर हमने यहां पर ले लिया Ki H2SO4, सेम वही MnSO4 निकलेगा, रिडक्शन कर लिया, I पर यहां माइनस चार्ज है, I2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बाकी सब उसी तरह, H2SO4 निकल गया और H2O निकल गया। आप समझ गए होंगे। अगर KMnO4 है, हो सकता है यहां पर हमने SnCl2 ले लिया, तो ये ध्यान रखेंगे H2SO4 ना लेकर HCl लेंगे, क्योंकि Sn जो है वो 2+ भी होता है और 4+ भी होता है। अब ऑक्सीडेशन के लिए इसको Cl गेन कराना पड़ेगा तब तो 4 हो पाएगा, तो इसलिए एसिड हमने ये लिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, MnCl2 निकाल देगा, Sn जो होगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा SnCl4, फिर से वही कुछ के
Cl के साथ क्या निकाल देंगे, KCl एंड H2O। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बता रहा हूं। स्वयं का रिडक्शन कर रहा है MnSO4 में, K2SO4 H2O तो निकल ही रहा है। जो दूसरा कंपाउंड लिया है उसका हमें क्या दिखा देना है, ऑक्सीडेशन दिखा देना है, ऑक्सीकरण करा देना है, क्योंकि KMnO4 का अम्लीय विलयन जो होता है एसिडिक सोल्यूशन वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो आप समझ गए होंगे KMnO4 के बारे में हमें किस तरह से रिएक्शनें पढ़नी है। फिर भी अगर डाउट होंगी तो आप पूछिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं K2Cr2O7 जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे क्रोमाइट और होता है जिसको कहते हैं FeO.Cr2O3। ये एक अयस्क होता है क्रोमियम का। इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं और ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या होता है, कुछ Fe जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, कुछ कार्बोनेट CO2 गैस निकालता है, ऑक्सीजन को गेन करके क्रोमियम जो होता है वो क्रोमेट बनाता है और उस क्रोमेट को बैलेंस कौन करता है, Na, तो बनाता है NaCrO4। आपको पता होगा क्रोमेट में 2- चार्ज होता है। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, ये जो क्रोमेट हमें मिला इसमें हम लोग H2SO4 मिला देते हैं। एसिडिक सोल्यूशन जो होता है वो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदल देता है, इसके 2 मोल्स आपस में रिएक्शन करने लगते हैं और डाइक्रोमेट में भी Cr2O7 पर 2- होता है तो Na ही बैलेंस करेगा। कुछ Na सल्फेट के साथ Na2SO4 निकाल देता है और HO के साथ क्या निकाल देगा, H2O। तीसरी स्टेप में क्या होगा, Na2Cr2O7 जो है इसकी रिएक्शन KCl से करा दी हमने, KCl से करा दी, फिर से Na को रिप्लेस कर देगा, K2Cr2O7 बन जाएगा और NaCl रिमूव हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बना रहे हैं 3 स्टेप में। सबसे पहले हमने क्रोमाइट और जो था क्रोमाइट है उसकी सोडियम कार्बोनेट और एयर के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम क्रोमेट बना। कंसंट्रेट H2SO4 से उसको फिर रिएक्ट कराया, सोडियम डाइक्रोमेट मिला, जिसमें हम लोग KCl से रिएक्शन कराते हैं। K जो होता है मोर एक्टिव, Na को रिप्लेस कर देता है K से और पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। ये तो हो गई प्रिपरेशन की रिएक्शन बनाने के लिए। इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट है। K2Cr2O7 का एसिडिक सोल्यूशन जो होता है इसमें भी क्रोमियम का स्टेबल 3 चार्ज होता है, तो जब उसमें कन्वर्ट होगा तो Cr2SO4 का होल थ्राइस बनाता है। कुछ K सल्फेट के साथ K2SO4 भी निकालता है, कुछ HO के साथ H2O भी निकालते हैं और ये भी नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। इसीलिए इनका सोल्यूशन भी एक प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक रिएक्शन हमें दी जाती K2Cr2O7 है और इसमें मैंने FeSO4 लिखा होता, जैसा कि आपने पीछे देखा अभी मैंने MnO4 वाली रिएक्शन लिखी, तो इसमें वही होगा, क्रोमियम ने स्वयं का रिडक्शन किया, स्वयं का अपचयन Cr2SO4 का होल थ्राइस, कुछ K ने SO4 के साथ K2SO4 निकाला, H ने O के साथ H2O। अब O नहीं लिखना आपको, इसकी जगह ऑक्सीडेशन दिखाना है Fe का, तो Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसी तरह भी आपने एक रिएक्शन लिखी थी K2Cr2O7 प्लस FeSO4 पोटेशियम आयोडाइड, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वही रिएक्शन होगी, स्वयं का इसने रिडक्शन किया Cr2SO4 का होल थ्राइस, कुछ K ने K2SO4 निकाला, कुछ H ने O के साथ H2O। अब I पर यहां माइनस है तो वो क्या बना लेगा, I2 ऑक्सीकरण कर लेगा। हो सकता है इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें किससे, ऑक्जेलिक एसिड से, जिसका फॉर्मूला C2O4H2 लिख सकते हैं। बाकी आप स्ट्रक्चर फॉर्म में जानते हैं, COH COH आपस में अटैच्ड होते हैं। इसकी जब कंसंट्रेट H2SO4 के सॉल्यूशन कराई जाएगी, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है, प्रबल ऑक्सीकारक का। तो सेम वही स्वयं का इसने रिडक्शन किया, अपचयन Cr2SO4 का होल थ्राइस लिख दिया हमने, कुछ K K2SO4 निकाल देगा, कुछ H O के साथ H2O निकाल देगा। यहां पर इसका आप चार्ज देखेंगे तो होगा 3, ऑक्सीडेशन CO2 निकाल देगा, तो कार्बन का चार्ज इंक्रीज कर दिया, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। तो ये भी उसी तरह की रिएक्शन है, थोड़ा आप देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। तो एक तो बनाने की विधि, एक उसके ऑक्सीकारक गुण की बात कर ली, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। कुछ रिएक्शन इसकी अलग से पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे
K2Cr2O7 का जो एसिडिक सोल्यूशन है, जब इसकी रिएक्शन हम लोग H2O2 से कराते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये जनरल कंपाउंड ना बना के CrO5 बनाता है। K2SO4 निकालेगा ही, H2O निकालेगा ही, लेकिन ये इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसको ब्लू परक्रोमेट कहते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। एक ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट है। एक जिसको हम लोग पाते हैं K2Cr2O7 का जो सोल्यूशन है H2SO4 के साथ, इसकी रिएक्शन NaCl या KCl से रिएक्शन करा दी। अगर KCl से कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या चेंज करना रहेगा ध्यान देंगे तो कुछ के सल्फेट के साथ K2SO4 निकाल देगा। अगर Na दिख रहा है, यहाँ KCl होता तो केवल K होता, तो K2SO4 लिख दिया, काम खत्म। Na भी है तो Na2SO4 भी निकालेगा, कुछ HO के साथ H2O भी निकाल देंगे, और CrO और Cl के साथ मिलकर एक इस तरह कंपाउंड बनाएगा CrO2Cl2, इसको कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड मिल गया। अब क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, अभी मैंने बताया CrO2Cl2 की रिएक्शन NaOH से करा लेंगे। फिर से वही कुछ HO के साथ H2O निकाल देंगे, और Na क्रोमियम के साथ वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, क्रोमेट बना लेगा, सोडियम क्रोमेट। कुछ NaCl के साथ NaCl भी निकाल देंगे। ये जो सोडियम क्रोमेट बना, इस सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किससे, लेड एसीटेट से, PbCH3COO का होल ट्वाइस। तो एक इस तरह का कंपाउंड बन जाता है CH3COO प्लस लेड क्रोमेट, इसका पीला अवक्षेप मिलता है येलो PPT। ये जो 3 स्टेप में हमने रिएक्शन लिखी है, इसको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, इसका एसिडिक सोल्यूशन जब NaCl से रिएक्शन करेगा तो भी क्रोमिल क्लोराइड बनाएगा, KCl से करेगा तो भी क्रोमिल क्लोराइड बनाएगा, बस उसमें NaOH मिला देंगे तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। और क्रोमेट से मैंने बताया जब रिएक्शन करा देंगे किसकी, लेड एस्टेट की, तो लेड क्रोमेट बना देगा जो कि पीले अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। इस रिएक्शन को ही कंप्लीट जो आप देख रहे हैं क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो ये कुछ रिएक्शनें अलग हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह डी ब्लॉक की कंडीशनें रिएक्शन के साथ फिनिश हो गई हैं। आपको जो डाउट होंगे वो क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।